Hello everyone, welcome to my channel. So this video is relating to the Union Legislature. In my previous video I already completed Union Executive, and this video is relating to the Union Legislature, that means the Parliament. So the concept of Parliament is very big in our constitution, which contains Article 79 to 123. That's why I divided that concept into several parts. At first, I am going to discuss about the general provisions of the Parliament and the officers of the Parliament. And in the upcoming videos, I will discuss the other articles relating to the Parliament. So this video is the part 1 of Union Legislature. That is part 1 of Parliament. तो पार्लियामेंट का जो भी जनरल प्रोविजंस दिया गया है वो सब हम पहले पढ़ लेंगे, जिसमें आता है आर्टिकल 79 टू 88। 79 टॉक्स अबाउट कि हमारे पार्लियामेंट को कंस्टिट्यूट करने के लिए 80 में बोला गया कि लोक राज्यसभा के कितने मेंबर होंगे, 81 में बोला गया कि लोकसभा के कितने मेंबर होंगे। उसके बाद 82 में बोला गया कि सेंसस के बाद पार्लियामेंट के जितने भी सीट्स है उसको रीएडजस्ट करने के लिए, क्योंकि सेंसस के बाद क्या होता है, इधर पॉपुलेशन विल इंक्रीज और पॉपुलेशन विल डिक्रीज। उसके बाद आता है आर्टिकल 84, जिसमें बोला गया कि जितने भी मेंबर्स होंगे पार्लियामेंट का उनका क्वालिफिकेशन कितना रहेगा। देन आर्टिकल 55, जिसमें पार्लियामेंट के सेशन के बारे में, प्रोरोगेशन और रेजोल्यूशन ऑफ द हाउस के बारे में बोला गया। उसके बाद आता है आर्टिकल 86, जिसमें आर्टिकल 86 और 87 में प्रेसिडेंट का जो पावर होता है दोनों हाउस को एड्रेस करने का, ये पावर दिया गया। उसके बाद आता है आर्टिकल 88, जिसमें अटॉर्नी जनरल और मिनिस्टर्स का राइट को बोला गया। तो अभी हम एक्सप्लेन करते हैं आर्टिकल 79 टू 88। आर्टिकल 79 में बोला गया कि हमारे देश में एक पार्लियामेंट को कंस्टिट्यूट करने के लिए, और इसमें कौन कौन रहेगा, प्रेसिडेंट रहेगा और 2 हाउस रहेंगे। और जो 2 हाउस का नाम दिया गया है आर्टिकल 79 में, ये है काउंसिल ऑफ द स्टेट्स एंड हाउस ऑफ द पीपल। दैट मीन्स द हिंदी नेम राज्यसभा एंड लोकसभा इज एब्सेंट इन आर्टिकल 79। और ये जो नाम है राज्यसभा और लोकसभा, इसको एडॉप्ट किया गया था 1954 में। तो ये हो गया हमारा आर्टिकल 79। नेक्स्ट आर्टिकल इज आर्टिकल 80, जिसमें बोला गया कि राज्यसभा के कितने मेंबर होंगे। तो यहाँ पे ये बोला गया कि टोटल मेंबर राज्यसभा के है 250 मेंबर्स, और उसमें से 12 होंगे नॉमिनेटेड मेंबर एंड 238 होंगे इलेक्टेड मेंबर फ्रॉम स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। और जो भी नॉमिनेटेड मेंबर होंगे उनको कौन नॉमिनेट करेगा, प्रेसिडेंट। और किसको नॉमिनेट करेगा, जो भी पर्सन के पास स्पेशल एक्सपीरियंस या नॉलेज होगा किसी भी पार्टिकुलर फील्ड में, जैसे साइंस, आर्ट्स, लिटरेचर, सोशल सर्विस, उन लोगों को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करेगा। उसके बाद जो भी इलेक्टेड मेंबर है 238 इलेक्टेड मेंबर, वो कौन इलेक्ट करेगा, वो इलेक्ट करेगा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड यूनियन टेरिटोरियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज। तो हमारे देश में पता है कि 2 ही यूनियन टेरिटरी का लेजिस्लेटिव असेंबली है, जो है दिल्ली एंड पुडुचेरी। इसके अलावा हमें ये भी देखना पड़ेगा कि हमारे राज्यसभा में टोटल कितना सीट्स अभी है, अभी कितना सीट्स फिल हुआ है। तो हमें तो पता है कि 250 सीट्स टोटल अवेलेबल है राज्यसभा में, पर अभी एट प्रेजेंट 245 सीट्स फिल हो चुका है और 5 सीट्स अभी भी वैकेंट है। 245 में से 1 मेंबर नॉमिनेटेड मेंबर है, और उसके अलावा 233 है इलेक्टेड मेंबर फ्रॉम स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। और यहाँ पे जो यूनियन टेरिटरी है उसमें 233 से क्या है, 4 मेंबर यूनियन टेरिटरी से आए हैं और 229 मेंबर स्टेट से आए हैं। तो ये हो गया हमारा कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा। अभी जो राज्यसभा का जो भी इलेक्शन होगा, उस इलेक्शन प्रोसेस को क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है बाय प्रोपोर्शनल मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। यहाँ पे जो भी सीट्स एलोकेट किया जाता है, ये एलोकेट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री। जितना भी पॉपुलेशन है उस बेसिस पे सीट एलोकेट किया जाता है। फॉर एग्जांपल, एक स्टेट में ज्यादा पॉपुलेशन है तो उस स्टेट में ज्यादा सीट्स दिया जाएगा। ये जो सीट्स एलोकेशन है ये अमेरिका से टोटली डिफरेंट है, क्योंकि अमेरिका में पॉपुलेशन के बेसिस पे सीट्स नहीं दिया जाता, यहाँ पे स्टेट्स के बेसिस पे सीट दिया जाता है। और इसीलिए वहाँ पे क्या होता है, सब स्टेट्स को इक्वल सीट्स दिया जाता है। तो ये हो गया हमारा आर्टिकल 80। नेक्स्ट आर्टिकल इज आर्टिकल 81, जहाँ पे लोकसभा के कंपोजिशन के बारे में बोला गया। और यहाँ पे ये बोला गया कि लोकसभा में टोटल सीट्स है 552, इसमें से 530 सीट्स दिया गया है स्टेट्स को, 20 सीट्स दिया गया है यूनियन टेरिटरी को, और 2 सीट्स दिया गया है एंग्लो इंडियन को। पर अगर हम एट प्रेजेंट देखेंगे कि कितना सीट्स फिल हुआ है, तो आउट ऑफ 552 सीट्स एट प्रेजेंट 543 सीट्स हैज फिल्ड। 543 सीट्स में से 2 एंग्लो इंडियन को रिमूव किया जा चुका है, और जो रिमूव किया गया है वो था 95th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2009।
जिसमें ये बोला गया कि हम अभी हमारे देश में एंग्लो इंडियन नहीं है, तो इसीलिए उनको रिप्रेजेंट करने के लिए इस सीट्स का कोई भी जरूरत नहीं है। तो यू विल गेट कंफ्यूज्ड रिगार्डिंग द सीट्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, दैट्स व्हाई आई एम ट्राइंग टू मेक ए डायग्राम। सो यू कैन सी हियर, दिस इज द Lok Sabha which contains 552 seats. Among 552 seats, 2 given to Anglo-Indian, and then यूनियन टेरिटरी को दिया गया 20 सीट्स एंड स्टेट्स को दिया गया 530 सीट्स। You can see the figure 552 for total seats. टोटल सीट्स कितना है 552, और उसमें से एंग्लो इंडियन को दिया गया है 2 सीट्स एंड देन यूनियन टेरिटरी को दिया गया 20 सीट्स और स्टेट्स को दिया गया है 530 सीट्स। तो यहाँ पे ये तो है हमारा टोटल सीट्स अवेलेबल है, पर एट प्रेजेंट देखेंगे प्रेजेंटली कितना सीट्स फिल हुआ है, तो इसमें से 552 से अभी 543 सीट्स फिल हो चुका है, बाकी सीट्स फिल नहीं हुआ, बाकी सीट्स खाली है। जैसे 2 एंग्लो इंडियन रिमूव कर दिया गया एज पर द कौन सी अमेंडमेंट में रिमूव किया गया, 95th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2009 पे रिमूव किया गया था, और इस पे ये बोला गया कि ये जो एंग्लो इंडियन का सीट है वो 2020 तक ही रहेगा और उसके बाद उस सीट को रिमूव किया जाएगा। तो अभी है 2024, तो अभी इसीलिए इस सीट को रिमूव कर दिया गया है। उसके बाद यूनियन टेरिटरी, अभी यूनियन टेरिटरी का प्रेजेंट कितना सीट्स फिल हुआ है 13 सीट्स, और इसका जितना भी है सेम सीट्स यहाँ पे फिल हो चुका है। तो ये हो गया हमारा फिगर ऑफ लोकसभा। अभी हम देखेंगे फिगर ऑफ राज्यसभा। तो यहाँ पे टोटल सीट्स होता है 250, दैट मीन्स टोटल सीट्स, उसमें से 12 दिया गया है नॉमिनेटेड मेंबर्स का सीट्स, और जो स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी का सीट है वो आता है 238। तो एट प्रेजेंट देखेंगे हम, एट प्रेजेंट 245 सीट्स फिल हुआ है, उसमें से 12 सीट्स फिल हो चुका है जो नॉमिनेटेड मेंबर का सीट्स है, और जो स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी का है टोटल सीट्स अवेलेबल था 238 बोथ फॉर यूनियन एंड द स्टेट्स, और उसमें से अभी फिल हुआ है कितना 233 सीट्स फिल हुआ है, बाकी सीट्स खाली है। और 233 में कितने हैं, 4 है यूनियन का सीट्स और 229 है स्टेट्स का सीट्स। सो दिस इज अबाउट द फिगर ऑफ राज्यसभा। इसके अलावा जो लोकसभा का इलेक्शन होता है वो कौन सी मैनर पे होता है, तो ये होता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो प्रिंसिपल है उसी को फॉलो करके किया जाता है। Universal adult franchise and the proportional representation by means of single transferable vote both are different. So यहाँ पे जो वोटिंग एज होता है उसको रिड्यूस कर दिया गया था फ्रॉम 21 to 18 years, और ये किया गया था 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1988 में। तो यहाँ पे जो भी सीट्स लोकसभा में है उसको कौन सी बेसिस पे अलॉट किया जाता है, तो उसको पॉपुलेशन के बेसिस पे अलॉट किया जाता है। ये हमने पहले भी पढ़ लिया था राज्यसभा में। तो पर यहाँ पे ये भी आपको समझना पड़ेगा कि कौन सी सेंसस के डाटा के ऊपर बेसिस करके पॉपुलेशन को डिटरमाइन किया जाता है। तो दिस कंसेप्ट इज वेरी कंफ्यूजिंग विच इज गिवन इन आर्टिकल 81 एंड यू विल गेट अनदर आर्टिकल रिलेटिंग टू दैट। तो यहाँ पे ये बोला गया जब भी हम लोकसभा के सीट्स अलॉट करेंगे, हमारे लोकसभा में कितना सीट्स है 552 सीट्स, तो जब भी हम लोकसभा के सीट्स अलॉट करेंगे तब हम कौन सी डाटा को फॉलो करेंगे, तब हम 1971 का जो सेंसस का डाटा हुआ था उस डाटा को हम फॉलो करेंगे। पर अगर हम स्टेट्स के अंदर जो भी कंस्टिट्यूएंसी फॉर्म किया जाता है इलेक्शन से पहले, उस हम 2001 का डाटा फॉलो करेंगे। ये जो हम लोग सेंसस का डाटा देख रहे हैं उसका मेन ऑब्जेक्ट ये है कि जितने भी स्टेट्स है सब स्टेट में इक्वली सीट्स डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। हम स्टेट पर फोकस नहीं करते, हमारे देश में क्या होता है पॉपुलेशन के ऊपर फोकस किया जाता है। आप मान लो कि हमारे देश में बहुत सारे स्टेट्स है और अगर एक स्टेट्स को मान लो आप 8 सीट दिया गया और दूसरे स्टेट को 4 स्टेट्स दिया गया, उसका मतलब ये नहीं कि डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। इसका मतलब ये है कि जिस स्टेट्स को ज्यादा सीट्स दिया गया उस स्टेट्स का पॉपुलेशन ज्यादा है। तो ये हो गया हमारा लोकसभा लेवल का, दैट मींस लोकसभा सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद आता है जो कंस्टिट्यूएंसी का सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों हम 2001 का सेंसस फॉलो करते हैं। उस कंस्टिट्यूएंसी का जो जितने भी बाउंड्रीज होता है उसको ऑल्टर किया जाता है इलेक्शन से पहले।
और उसको पॉपुलेशन के ऊपर फोकस करके ऑल्टर किया जाता है। और यहाँ पे क्या होता है, जितने भी स्टेट्स के जितना भी पॉपुलेशन होगा उसको हर कंस्टिट्यूएंसी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, इसीलिए कंस्टिट्यूएंसी का बाउंड्रीज को चेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल आप मान लो कि एक स्टेट्स में 10 कंस्टिट्यूएंसी है, तो कभी कभी आप देख सकते हो कि एक कंस्टिट्यूएंसी में 2 डिस्ट्रिक्ट गिर रहा है, और कभी ये भी देख सकती हो कि एक कंस्टिट्यूएंसी में 4 डिस्ट्रिक्ट गिर रहा है। तो इट डिपेंड्स अपॉन द पॉपुलेशन। अगर 2 डिस्ट्रिक्ट मिला के बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हो रहा है तो एक कंस्टिट्यूएंसी में डाल देंगे, और अगर देखेंगे कि वो पॉपुलेशन और एक कंस्टिट्यूएंसी के में 4 डिस्ट्रिक्ट मिला के हो रहा है तो वहाँ पे 4 डिस्ट्रिक्ट डाल देंगे। तो ऐसे ही होता है, दैट मीन्स पॉपुलेशन के बेसिस पे ही होता है। तो एक स्टेट में जितने भी कंस्टिट्यूएंसी होंगे सब में इक्वल पॉपुलेशन होता है। पर अगर यहाँ पे मोस्ट कंफ्यूजिंग टॉपिक इज़ रिलेटिंग टू द डाटा ऑफ सेंसस, क्योंकि लोकसभा के जो सीट्स एलोकेट किया जाता है वहाँ पे 1971 का डाटा को फॉलो किया जाता है, पर कंस्टिट्यूएंसी को अल्टर करने के लिए 2001 के डाटा को फॉलो किया जाता है। इसका रीज़न ये है, जो लोकसभा है वहाँ पे 1976 में एक अमेंडमेंट किया गया था, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा था, इसीलिए वहाँ पे एक अमेंडमेंट किया जा रहा था कि हम लोग आर्टिकल 82 जो रीएडजस्टमेंट ऑफ द सीट के बारे में बोलता है उसको हम फ्रीज कर देंगे, सो दैट वी कैन कंट्रोल द पॉपुलेशन। एंड दैट टाइम गवर्नमेंट आर टेकिंग वेरियस इनिशिएटिव टू कंट्रोल द पॉपुलेशन। और ये भी बोला गया कि 2026 के बाद जो भी सेंसस होगा उसके डाटा को फॉलो किया जाएगा, पर बिफोर 2026 हम 1971 के डाटा को फॉलो करेंगे रिलेटिंग टू द एलोकेशन ऑफ द सीट्स ऑफ द लोकसभा। पर अगर कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में मैटर आ जाता है तब हम 2001 के डाटा को फॉलो करेंगे, क्योंकि 2001 में क्या हुआ था, 1971 के कंपैरिजन में 2001 में पॉपुलेशन ज़्यादा इंक्रीज होगा। 1971 का जो डाटा है उसमें पॉपुलेशन कम है और 2001 का जो डाटा है उसमें पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो अगर हम कम वाले पॉपुलेशन के डाटा के बेसिस पे अगर ऑल्टर करेंगे तो सब कंस्टिट्यूएंसी में इट मीन्स इक्वली पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा गवर्नमेंट। इसीलिए ज़्यादा पॉपुलेशन वाले डाटा को फॉलो किया जाता है, क्योंकि मेन फील्ड में तो पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो कम वाला अगर यूज़ करेंगे तो इक्वली पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा गवर्नमेंट सभी कंस्टिट्यूएंसी में। एंड इसका रीज़न यही होता है कि जितना भी पॉपुलेशन होता है किसी भी एक पार्टिकुलर स्टेट्स में, उस पॉपुलेशन को उस स्टेट्स का हर कंस्टिट्यूएंसी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर पाए। दिस इज ऑल अबाउट द लॉन्ग डिस्कशन ऑफ आर्टिकल 81. Next we are going to discuss about the next provision, that is Article 82, which talks about readjustment after each census. तो यहाँ पे ये बोला गया जो लोकसभा होंगे या जो भी टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसी होगा स्टेट्स का, उसमें सेंसस के बाद सीट्स को रीएडजस्ट किया जाएगा, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। और जब भी उसको रीएडजस्ट किया जाएगा ना तो उसका डिक्लेरेशन प्रेसिडेंट को देना पड़ेगा। अगर प्रेसिडेंट ने डिक्लेरेशन नहीं दिया तो पहले जो भी सेंसस के डाटा पे सीट्स एलोकेट किया जाता था उसको फॉलो किया जाएगा, अगर प्रेसिडेंट ने डिक्लेरेशन नहीं दिया। तो उसके बाद आता है नेक्स्ट आर्टिकल 83, जो ड्यूरेशन ऑफ द हाउस के बारे में बोलता है। इसमें यह बोला गया कि राज्यसभा का कोई भी ड्यूरेशन नहीं होता, पर राज्यसभा के जितने भी मेंबर होंगे उसमें से 1/3 मेंबर आफ्टर ईच 2 years विल बी रिटायर्ड। 2 साल के बाद 1/3 मेंबर रिटायर्ड होंगे। पर यहाँ पे जो लोकसभा है, लोकसभा का ड्यूरेशन होता है 5 साल, पर अगर नेशनल इमरजेंसी हो गया तो उस 5 साल को और 1 साल एक्सटेंड किया जा सकता है। तो एट ए टाइम 1 साल एक्सटेंड किया जा सकता है। अब मान लो कि नेशनल इमरजेंसी हो गया है और अभी पार्लियामेंट ने क्या किया, डिक्लेयर किया कि हम लोकसभा को 1 साल एक्सटेंड कर रहे हैं, तो एक ही डिक्लेरेशन पे एक बार 1 साल एक्सटेंड होगा। अगर फिर से इमरजेंसी कंटिन्यू रहेगा तो वो लोग फिर से डिक्लेयर देना पड़ेगा दैट वी आर एक्सटेंडिंग फॉर 1 more year। तो ये होता है प्रोसेस ऑफ एक्सटेंशन द टर्म ऑफ द लोकसभा। पर अगर इमरजेंसी खत्म हो गया लेकिन इमीडिएटली लोकसभा डिसॉल्व नहीं होगा, 6 मंथ तक लोकसभा चल सकता है। 6 मंथ के बाद लोकसभा को डिसॉल्व कर दिया जाएगा। 6 मंथ से ऊपर नहीं जा सकता, ओनली 6 मंथ। सो दिस इज ऑल अबाउट द ड्यूरेशन ऑफ द हाउस। नेक्स्ट इज आर्टिकल 84, जिसमें बोला गया कि पार्लियामेंट के मेंबर का क्वालिफिकेशन कितना रहेगा। तो पहला ग्राउंड है सिटीजन, उनको सिटीजन होना पड़ेगा, हमारे देश का सिटीजनशिप उनके पास रहना पड़ेगा, तभी जाके मेंबर हो सकते हैं पार्लियामेंट का। दूसरा आता है एज, तो यह बोला गया लोकसभा का अगर मेंबर है तो एटलीस्ट 25 ईयर्स उनको होना चाहिए, और अगर राज्यसभा के मेंबर है तो एटलीस्ट 30 ईयर्स उनको होना चाहिए। तो ये हो गया क्वालिफिकेशन। नेक्स्ट इज आर्टिकल 85 व्हिच टॉक्स अबाउट सेशन, प्रोरोगेशन एंड रेजोल्यूशन। तो सेशन क्या होता है,
हमें पता है कि पार्लियामेंट में टोटल 3 सेशन होता है, एक होता है बजट सेशन, देन समर सेशन एंड अनदर इज विंटर सेशन। समर सेशन इज ऑल्सो कॉल्ड मानसून सेशन एंड विंटर सेशन। तो ये सेशन तो होता है, पर अगर एक साल में, अगर मान लो कि एक साल में एटलीस्ट 2 भी सेशन नहीं हुआ, तो तब क्या करेगा प्रेसिडेंट तब क्या करेंगे, समन इशू करेंगे सो दैट द पार्लियामेंट कैन मीट एंड कंडक्ट देयर सेशन। उसके अलावा अगर जब भी जॉइंट सिटिंग होता है तभी भी प्रेसिडेंट से समन इशू करते हैं। पर यहाँ पे ये बोला गया जो भी सेशन होता है पार्लियामेंट का, उस सेशन के 2 सेशन के बीच 6 मंथ से ज़्यादा गैप होना नहीं चाहिए। एटलीस्ट 6 मंथ हो सकता है गैप, उससे ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया हमारा सेशन। नेक्स्ट होता है प्रोरोगेशन। प्रोरोगेशन क्या होता है हमने ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वीडियो में डिस्कस कर लिया था, फिर से डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें ये बोला गया कि प्रेसिडेंट कैन प्रोरोग द हाउस, और कब करते हैं, जब लोकसभा का, दैट मीन्स जब पार्लियामेंट का सब सेशन खत्म हो जाता है तब प्रेसिडेंट क्या करते हैं, पार्लियामेंट को प्रोरोग कर देते हैं, हाउस को प्रोरोग कर देते हैं। उसका मतलब ये होता है कि अभी हाउस में कुछ भी काम नहीं है और जब नया काम फिर से स्टार्ट होगा, जब न्यू ईयर आएगा, दैट मीन्स आफ्टर द न्यू ईयर फिर से काम स्टार्ट होगा। और अभी पार्लियामेंट क्या होगा, प्रोरोग हो चुका है क्योंकि सब काम खत्म हो चुका है। और उसके बाद आता है डिसोल्यूशन ऑफ द हाउसेस। तो पार्लियामेंट लोकसभा को डिसोल्व कर सकते हैं अगर लोकसभा के मेजोरिटी पार्टी के अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है, तब डिसोल्व कर सकते हैं। तो ये हो गया आर्टिकल 85। नेक्स्ट इज आर्टिकल 87 व्हिच टॉक्स अबाउट एड्रेस बाय प्रेसिडेंट एंड सामन। प्रेसिडेंट कब एड्रेस करेंगे पार्लियामेंट को, तो प्रेसिडेंट के पास दोनों हाउस को एड्रेस करने का पावर होता है। और सामन कब भेजेंगे, जब कोई भी बिल पेंडिंग रहेगा बहुत दिन से किसी भी हाउस में, तब प्रेसिडेंट मैसेज कर सकते हैं उन हाउस को कि आपके पास ये बिल पेंडिंग है बहुत दिन से, आप बिल को पास कीजिए या रिजेक्ट कीजिए, कुछ भी कीजिए, ऐसे बोल सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा आर्टिकल 88 जिसमें ये बोला गया कि प्रेसिडेंट के पास कुछ स्पेशल पावर होता है पार्लियामेंट को एड्रेस करने के लिए। जैसे जब भी इलेक्शन खत्म होगा, इलेक्शन खत्म होने के बाद जो भी फर्स्ट सेशन होगा उसमें प्रेसिडेंट एड्रेस करेंगे दोनों हाउस को। उसके अलावा और एक टाइम होता है जो होता है न्यू ईयर के बाद। न्यू ईयर के बाद जो भी बजट सेशन होता है, दैट मीन्स द फर्स्ट सेशन आफ्टर द न्यू ईयर, उसमें जो भी फर्स्ट सेशन होगा उसमें प्रेसिडेंट क्या करेंगे, दोनों हाउस को जाके एड्रेस करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट आर्टिकल 86 and 87. Next is article 88 which talks about rights of ministers and attorney general. तो मिनिस्टर्स का राइट होता है कि ये क्या कर सकते हैं, पार्लियामेंट में स्पीक, दैट मीन्स ही हैज राइट टू स्पीक, बोल सकते हैं कुछ भी। अटॉर्नी जनरल भी बोल सकते हैं पार्लियामेंट पे, पर अटॉर्नी जनरल का राइट नहीं होता कि वो पार्टिसिपेट करे वोटिंग में, वोटिंग में वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। सो दिस इज ऑल अबाउट द जनरल प्रोविजंस ऑफ पार्लियामेंट। Next we are going to discuss about the officers of the parliament which contains article 89 to 98। और यहाँ पे कौन कौन ऑफिसर होंगे, यहाँ पे होंगे चेयरमैन, डेप्यूटी चेयरमैन, स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर्स, देयर सैलरीज एंड सेक्रेटरी ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का जो भी सेक्रेटरी होता है उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो अगर आपको कोई पूछता है कि पार्लियामेंट का ऑफिसर कौन होता है, तो आपको याद रखना पड़ेगा इसमें होता है चेयरमैन, डेप्यूटी चेयरमैन, स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर और सेक्रेटरी ऑफ द पार्लियामेंट। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए आर्टिकल 89 से 92 चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन के बारे में बोलता है। देन 93 से 96 तक स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर के बारे में बोलता है। और जो 98 आर्टिकल है उसमें सेक्रेटरी ऑफ द पार्लियामेंट के बारे में बोला जाता है। और सैलरीज है, जितने भी लोग हैं यहाँ पे हमने मेंशन किया, स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, चेयरमैन, डेप्यूटी चेयरमैन, उनका जितने भी सैलरी होगा वो 97 में डिस्कस किया जाएगा। तो अभी हम पढ़ लेते हैं उनका जो भी प्रोविजंस होता है। यहाँ पे हम स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर एंड चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन के जितने भी प्रोविजंस है वो एक साथ पढ़ेंगे सो दैट वी कैन रिमेंबर एवरीथिंग। तो आर्टिकल जो 89 है उसमें बोला गया कि चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन के बारे में। सेम आर्टिकल 93 में बोला गया है स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर के बारे में। तो आर्टिकल 89 में बोला गया कि जो वाइस प्रेसिडेंट होंगे वही होंगे एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। और उनको कौन अपॉइंट करेगा, कैसे अपॉइंट किया जाएगा, तो वहाँ पे राज्यसभा के जो भी मेंबर है वो लोग क्या करेगा, चेयरमैन को अपॉइंट करेगा। दे विल चूज फ्रॉम देयर अमॉन्ग देयर मेंबर्स एज ए चेयरमैन। उनमें से कोई भी एक मेंबर को वो लोग एज ए चेयरमैन अपॉइंट करेंगे।
ये हो गया हमारा आर्टिकल 89। नेक्स्ट होता है आर्टिकल 93 जो स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर में बारे में बोलता है। इसमें भी सेम बोला गया कि जो भी लोकसभा के मेंबर है वो लोग अपने मेंबर में से किसी भी एक को स्पीकर डिप्टी स्पीकर अपॉइंट करेंगे। उसके बाद आता है नेक्स्ट आर्टिकल, दैट इज आर्टिकल 90 जो बोला जाता है कि डिप्टी चेयरमैन का ऑफिस कब वैकेंट होगा। तो पहला ग्राउंड दिया जाता है अगर डिप्टी चेयरमैन ने अपना जो मेंबरशिप है राज्यसभा का अगर उसको खो दिया है तब उनका ऑफिस भी वैकेंट हो जाएगा। दैट मीन्स उनका जो डिप्टी चेयरमैन का जो पोजीशन है वो भी ख़त्म हो जाएगा। उसके अलावा उन्होंने अगर रिज़ाइन कर दिया और रेजिग्नेशन लेटर चेयरमैन को दे दिया, दैट मीन्स डिप्टी चेयरमैन ने रिज़ाइन कर दिया और डिप्टी चेयरमैन ने क्या किया अपना रेजिग्नेशन लेटर चेयरमैन को दिया, तभी उनका ऑफिस वैकेंट हो जाएगा। उसके अलावा अगर उनको रिमूव किया गया है, और कैसे रिमूव किया जा सकता है, अगर राज्यसभा में उनके अगेंस्ट में रिमूवल रेजोल्यूशन सिंपल मेजोरिटी से पास कर दिया गया है तभी उनको रिमूव किया जा सकता है। पर उससे पहले उनको 14 दिन से पहले उनको एक नोटिस देना पड़ेगा, तभी जाकर उनको रिमूव किया जा सकता है। और उसके बाद क्या होगा, उनका ऑफिस वैकेंट हो जाएगा। ये हो गया हमारा डिप्टी चेयरमैन रिलेटिंग। सेम आर्टिकल गिवन रिलेटिंग टू द स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर विच इज़ गिवन इन आर्टिकल 94। यहाँ पे ये बोला गया कि स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर का ऑफिस कैसे वैकेंट होगा। तो सेम थिंग हैज़ बीन मेंशन। यहाँ पे ये बोला गया कि अगर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ने अपना जो मेंबरशिप होता है लोकसभा का उसको अगर खो दिया है तो उनका जो पोजीशन है वो भी ख़त्म हो जाएगा। अगर उनको रिमूव कर दिया गया बाय सिंपल मेजोरिटी बाय गिविंग नोटिस तब भी उनका पोजीशन ख़त्म हो जाएगा। अगर उन्होंने रिज़ाइन कर दिया तब भी उनका ऑफिस वैकेंट हो जाएगा। पर रेजिग्नेशन लेटर किसको देना पड़ेगा, अगर स्पीकर ने रिज़ाइन किया तो डिप्टी स्पीकर को रेजिग्नेशन लेटर देना पड़ेगा, अगर डिप्टी स्पीकर ने रिज़ाइन किया तो स्पीकर को रेजिग्नेशन लेटर देना पड़ेगा। ये हो गया हमारा आर्टिकल 90 एंड 94। नेक्स्ट इस आर्टिकल 91 जो बोला जाता है जहाँ पे डिप्टी चेयरमैन का पावर दिया गया है। तो यहाँ पे ये बोला गया कि डिप्टी चेयरमैन का पावर क्या होता है, उनका पावर है यही है अगर चेयरमैन का ऑफिस वैकेंट है तो देन द डिप्टी चेयरमैन कैन एक्ट एज ए चेयरमैन। आप मान लो कि चेयरमैन का ऑफिस वैकेंट है ड्यू टू एनी रीज़न, तब क्या होगा, डिप्टी चेयरमैन के पास पावर है उस ऑफिस को जाके वो होल्ड कर सकते हैं। उसके अलावा अगर चेयरमैन इज़ एक्टिंग एज ए प्रेसिडेंट, मान लो प्रेसिडेंट का ऑफिस वैकेंट है और चेयरमैन इज़ एक्टिंग एज ए प्रेसिडेंट, तभी भी डिप्टी चेयरमैन कैन एक्ट एज ए चेयरमैन। सेम पावर दिया गया है स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर को। अगर स्पीकर का ऑफिस वैकेंट रहेगा तो क्या होगा, फिर डिप्टी स्पीकर की पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। ये हो गया आर्टिकल 95। नेक्स्ट इज आर्टिकल 92 एंड 96। 92 टॉक्स अबाउट व्हेन चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन डिड नॉट प्रेसाइड द हाउस। तो यहाँ पे अगर चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के अगेंस्ट पे कोई भी रिमूवल रेजोल्यूशन इनिशिएट किया गया है तब वो लोग क्या कर सकते हैं, तब उन लोगों का पावर ख़त्म हो जाता है, वो लोग हाउस को प्रेसाइड नहीं कर सकते। सेम प्रोविजन दिया गया आर्टिकल 96 में, जहाँ पे ये बोला गया अगर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के अगेंस्ट में कुछ भी रिमूवल रेजोल्यूशन इनिशिएट किया गया है तभी भी उनका पावर ख़त्म हो जाएगा, वो लोग क्या करेंगे, हाउस को इनिशिएट नहीं कर सकते। पर एक एक्सेप्शन है यहाँ पे, अगर हम चेयरमैन के बारे में पढ़ेंगे, चेयरमैन की अगर रिमूवल रेजोल्यूशन इनिशिएट किया गया है तो यहाँ पे चेयरमैन के पास एक राइट होता है, वो होता है राइट टू स्पीक। चेयरमैन कैन स्पीक इन द प्रोसीडिंग, इन सच प्रोसीडिंग। जब भी रिमूवल का प्रोसीडिंग चल रहा है तब चेयरमैन कुछ भी बोल सकते हैं अपने को डिफेंड करने के लिए, पर वोट नहीं कर सकते। पर अगर हम स्पीकर के बारे में देखेंगे, उनको भी सेम राइट दिया गया है, वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं रिमूवल प्रोसीडिंग्स में, पर उनको थोड़ा एक्स्ट्रा पावर दिया गया है, वो होता है वोटिंग पावर। वो वोट भी कर सकते हैं अपने रिमूवल के रेजोल्यूशन में। पर अगर ये वोट इक्वल हो जाता है, दैट मीन्स उनके अगेंस्ट में जितना वोट गिरा है और उनके फेवर में जो वोट गिरा है वो इक्वल हो गया दोनों साइड पे, तब उनका जो भी वोट होगा उसको रिजेक्ट किया जाएगा। तो ये हो गया हमारा General Provisions and the Officers of the Parliament, which contains Article 79 to 98. Rest of the provision will be discussed in Part 2 of the Union Legislature, that is Part 2 of the Parliament. If you like my video, please don't forget to like, share and subscribe. And please don't forget to subscribe my channel.